बेटा स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास को। और जैसा आपको पता है आज की क्लास में अपने को नेशनल इनकम का पार्ट भी स्टार्ट करना है। ठीक है, अब अभी तक हमने नेशनल इनकम का पार्ट ए करा था। अगर आप अपनी बुक में देखोगे तो जो नेशनल इनकम की यूनिट है उसमें ए और बी दो पार्ट है। ए में हमने देखा था मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट और डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, है ना। अब हमें दोबारे डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम ही सीखना है, लेकिन अब जो हम कर रहे हैं बेटा वो है बाय केन्जियन थ्योरी। ठीक है, आपको याद होगा जब हमने बिजनेस साइकिल पढ़ा था तो बिजनेस साइकिल में कॉजेज में एक जगह पे एक नाम आया था कीनेस। याद है आपको? कीन्स कीन्स कीनेस जो भी बोलो, कहाँ पे था वो, क्या दिया था उसने, कौन सा कॉज? इफेक्टिव डिमांड वाला टॉपिक दिया था, याद है? इफेक्टिव डिमांड। बेटा वही कीनेस भैया जो है वो अब यहाँ पे दोबारा आ रहे हैं। और जो कीनेस भैया है वो होते हैं फादर ऑफ नेशनल इनकम। उनका नाम है फादर ऑफ नेशनल इनकम। अब उन्होंने नेशनल इनकम पे एक अपनी भी थ्योरी दी है और वो थ्योरी हमें यहाँ पे पढ़नी है बहुत अच्छे से। और यहीं पे मैं आपको पूरी थ्योरी पहले पढ़ाऊंगा और वो डीम्ड है कि वो अभी किस में चलेगी, इन टू सेक्टर मॉडल। कौन से मॉडल में? टू सेक्टर मॉडल में। जब तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा सबको टू सेक्टर चलता रहेगा। और जब मैं पूरा टू सेक्टर पढ़ा दूंगा उसके बाद मैं इसी में बहुत माइनर माइनर चेंज करूंगा और उसे थ्री सेक्टर और फोर सेक्टर बनाऊंगा। समझ आ रही बात? तो कोर जो है ना वो है टू सेक्टर इकोनॉमी। अगर आपको टू सेक्टर में कॉन्सेप्ट समझ आ गए तो थ्री और फोर सेक्टर आपको, मुझे बस 5 मिनट लगेंगे समझाने के लिए। एक और दो दो क्वेश्चन कराने, एक थ्री सेक्टर का एक फोर सेक्टर का, दो क्वेश्चन करते ही आप अपने आप समझ जाओगे। न्यूमेरिकल आने की बहुत प्रोबेबिलिटी है। इंटर में तो भाई हमेशा न्यूमेरिकल आता था 4 नंबर का इससे। ठीक है, थ्री फोर सेक्टर या टू सेक्टर किसी से भी, और बढ़िया तरीके से हम करेंगे। और आपको थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करने के लिए पता है कुछ भी नहीं है, आपने 12th क्लास में चैप्टर पढ़ा था यूनिट नंबर 3 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसमें हमने पढ़ा था एग्रीगेट डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। पढ़ा था ऐसा कुछ? ये सब पढ़ा था ना हमने। बस वही चीजें हैं, उतना आप सबको आता है, वही चीज रिपीट हो रही है, कुछ नया नहीं है। हाँ, जब थ्री और फोर सेक्टर आएगा तब आपके लिए कुछ नई बातें होंगी, वहां से मैं आपको थोड़ा आराम से बताऊंगा। बट तब तक के लिए बहुत आराम से आप देखना, बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, तो अब जो है ना आप नेशनल इनकम में ही बेटा चैप्टर 2 डाल सकते हो सर। हाँ जी बेटा, तो न्यूमेरिकल अब ऐसा आ सकता है कि इसका तो 1 मार्क का ही आ सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि बड़ा सा एक अच्छा खासा न्यूमेरिकल हो जाएगा, उसमें वो आपसे 3-4 पॉइंट पूछ लेगा, 3-4 न्यूमेरिकल देके, ऐसा भी दे सकता है। तो अभी तो हमें कुछ पता नहीं है कि न्यूमेरिकल किस तरीके से आएंगे, जब आएंगे तब देखेंगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए सर। बेटा टॉपिक आपका नेशनल इनकम ही चल रहा है, बस नेशनल इनकम जो यूनिट है उसका नेक्स्ट चैप्टर मैं आपको करवाने जा रहा हूं। और चैप्टर जो है बेटा वो है क्या? डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम इन 2, 3 एंड 4 सेक्टर मॉडल बाय कीन्स। प्याज से किन्जियन थ्योरी भी बोलते हैं, बट आपकी बुक में इस नाम से चैप्टर है तो हम इसी नाम को रखेंगे। आज आपका टेस्ट है ना इको का, फुल वाला। आ जाओ भाई ध्यान से, थोड़ा फटाफट देखेंगे, बहुत इजी है। पहले मैंने आपको बेसिक चीज बता दूं बेटा, यहाँ पे ना बहुत सिंपल बात होने वाली है, इतनी सिंपल मैं क्या बताऊं। क्या आपने मेरे साथ अभी अभी लास्ट डिमांड चैप्टर पढ़ा है, सप्लाई चैप्टर पढ़ा है? और डिमांड और सप्लाई पढ़ाने के बाद आपको याद है मैंने बताया था आपको मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम रेफर्स टू दैट प्लेस वेयर डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। याद है आपको? डिमांड बनाते थे, सप्लाई बनाते थे, इक्विलिब्रियम आ जाता था, है ना। वो मार्केट इक्विलिब्रियम होता था बेटा। अब यहाँ पे ना हम मैक्रो स्टडी कर रहे हैं, जैसे वहां पे हमने डिमांड पढ़ा था, यहाँ पे होता है एग्रीगेट डिमांड। क्या होता है बेटा? वो डिमांड होता है ना वो माइक्रो वाला था, अब ये मैक्रो वाला है। वहां पे हमने माइक्रो में क्या पढ़ा था? सप्लाई। यहाँ पे टॉपिक क्या होगा? एग्रीगेट सप्लाई। अच्छा, जब नॉर्मल इंडिविजुअल वाली जो डिमांड थी और सप्लाई थी, जब वो इक्वल होती थी तब क्या कैलकुलेट होता था? मार्केट इक्विलिब्रियम। जब डिमांड और सप्लाई इक्वल होते तब क्या कैलकुलेट होता है? इस चैप्टर में जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपस में इक्वल होते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? यहाँ पे पूरी इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करना है हमें, यही टारगेट है। अब इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम कब निकलेगा? जब एग्रीगेट डिमांड पता होगा।
एग्रीगेट सप्लाई पता होगा जहां पे दोनों इक्वल होंगे, बट उससे पहले एग्रीगेट डिमांड सप्लाई सब पढ़ना पड़ेगा ना अपने को। तो आज हम इस चैप्टर का बेस क्लियर करेंगे। बहुत ही फन चैप्टर है, इंटरेस्टिंग, एकदम हलवा चैप्टर है, ना ज्यादा इंटेंस थ्योरी है ना ज्यादा इंटेंस न्यूमेरिकल है, स्टेबल चैप्टर, थ्योरी और न्यूमेरिकल का मिक्स है, और स्कोरिंग है, राइट। 15 नंबर में से लगा लो आप उधर ऊपर वाले पार्ट में से 7-8 नंबर, नीचे वाले पार्ट में से 7-8 नंबर। तो बहुत इजी चैप्टर है, फटाफट से स्टडी करते हैं। सबसे पहले आप मेरे साथ हेडिंग डालेंगे बेटा, जो हमें इंडिविजुअली पहले पढ़ना पड़ेगा, दैट इज एग्रीगेट डिमांड। सबसे पहला जो टॉपिक है वो आप लिखिए बेटा, एग्रीगेट डिमांड। अब पहले मैं आपको थोड़ा कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, ध्यान से सुनना भाई। बेटा अगर आपको याद हो ना, आपने अभी अभी माइक्रो में भी डिमांड पढ़ा था, और कितने टाइप की डिमांड पड़ी थी आरुषि जी, कितने टाइप की डिमांड पड़ी थी माइक्रो में? अरे आरुष, एक इंडिविजुअल डिमांड और एक मार्केट डिमांड। तो हम क्या करते हैं, पहले हम आपको ना क्लियर कर देते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। बेटा याद है आपको, पहले आपने माइक्रो में पढ़ा था, माइक्रो पे आपने दो डिमांड पढ़ी थी, एक कौन सी, इंडिविजुअल डिमांड, आप साथ साथ नोट भी कर सकते हो बेटा, एक होती थी इंडिविजुअल डिमांड, और जो एक चीज आपने और पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, मार्केट डिमांड। ये ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखा है, राइट। और अब जो है हम माइक्रो से कहां पे जंप कर रहे हैं, मैक्रो पे। और अब जो मैक्रो में आपको पढ़ना है वो एक ही चीज पढ़नी है, दैट इज व्हाट, एग्रीगेट डिमांड। तो प्रसन्ना बेटा पहले ना आपको ना ये समझना पड़ेगा कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। ये दोनों तो पता है ना प्रसन्ना, ये हमने पहले पढ़ा है। अगर आपको याद हो बेटा, इंडिविजुअल डिमांड पता है क्या होती है, जब एक कंज्यूमर डिमांड करता है एक कमोडिटी, कंज्यूमर कितने, एक सिंगल, और जिस कमोडिटी की वो डिमांड करे वो भी क्या है, एक सिंगल, उसे बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। मतलब जैसे स्नेहा जी जो है वो एक साल में 10 सिगरेट पीती है, तो वो स्नेहा जी की क्या है, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल है, एक कंज्यूमर एक गुड। पर बेटा आपको पता है सिर्फ स्नेहा सिगरेट नहीं पीती, बहुत सारे कंज्यूमर है। तो अगर मैं ऑल कंज्यूमर ले लूं, ऑल कंज्यूमर, लेकिन प्रश्न बहुत ध्यान से, बेटा कमोडिटी क्या है, एक कमोडिटी, तो अब ये क्या बन जाएगा, मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड इज डिमांड ऑफ अ कमोडिटी बाय ऑल कंज्यूमर प्रेजेंट इन द मार्केट। संक्षिप्त डिफरेंस समझ आया, यहाँ पे सिंगल कंज्यूमर डिमांड करे सिंगल कमोडिटी, मार्केट डिमांड में ऑल कंज्यूमर, लेकिन वो डिमांड किसकी कर रहे हैं, सिंगल कमोडिटी की। अब पता है क्या होता है एग्रीगेट डिमांड में, एग्रीगेट डिमांड होता है ऑल कंज्यूमर, बेटा ये डिमांड करेंगे क्या, ऑल कमोडिटी, मतलब इंडिया में जितने भी कंज्यूमर है वो जितनी भी कमोडिटी की डिमांड कर रहे हैं उन सबकी वैल्यू का सम इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। पहले ही समझ आया, डिफरेंस क्लियर कर दोगे ना भाई। इंडिविजुअल डिमांड में सिंगल कंज्यूमर डिमांडिंग सिंगल कमोडिटी, मार्केट डिमांड में डिमांड ऑफ अ गुड बाय ऑल कंज्यूमर प्रेजेंट इन द मार्केट, और एग्रीगेट डिमांड में ऑल कंज्यूमर डिमांडिंग ऑल कमोडिटी। तो पहले आप मेरे साथ एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन लिखो बेटा, लिखेंगे एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन, सॉरी भाई बेटा बेटर कोई नहीं है। अब जब स्नेहा अपने लेवल पे बात करेगी तो स्नेहा को बेटा घंटा फर्क पड़ता है कि बाकी दुनिया क्या कर रही है, स्नेहा तो इंडिविजुअल सोचेगी ना, बात समझ आ रही है। लेकिन जब हम प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो प्रोड्यूसर देखेगा, वो मार्केट के बेसिस पे सोचेगा, वो देखेगा कि मेरी टोटल सेल कितनी हो रही है, उसे और कमोडिटी का लेना नहीं, उसे पता है मेरी कमोडिटी की टोटल सेल कितनी हो रही है, वो मार्केट का सोचेगा। और जब हम इकोनॉमी लेवल पे स्टडी करेंगे तो हमें तो इकोनॉमी की जब देखनी है नेशनल इनकम या ग्रोथ जीडीपी सब, तो हमें वॉल्यूम पढ़नी पड़ेगी। तो लेवल है, अगर कंज्यूमर अकेला है तो वो ये वाली मेजर करता है, प्रोड्यूसर हमेशा ये वाली मेजर करता है, और इकोनॉमी लेवल पे स्टडी करनी है, कोई इंस्टीट्यूशन स्टडी कर रहा है डेटा, तो वो वाली स्टडी करेंगे। डेफिनेशन लिखना बेटा, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे एग्रीगेट डिमांड को एडी, अब पूरे चैप्टर में एडी बोलूंगा। एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू, aggregate demand refers to total value of all final goods and services
AD refers to total value of all final goods and services demanded in an economy during an accounting year. बेटा देख रहे हो आप, ऑल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, और डिमांडेड हो रहा है इन एन इकोनॉमी। कोई सिंगल कंज्यूमर डिमांड नहीं कर रहा, पूरी इकोनॉमी ही डिमांड करी, मतलब सारे कंज्यूमर। क्लियर है? पक्की बात? क्या प्लान बनाते हैं? नहीं 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 नहीं, अभी वो नहीं है बेटा, वो अलग चीज है, वो बाद में आएगा, समझा? पहले बताओ, इतना समझ आया? नेक्स्ट हेडिंग डालो जल्दी से। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बेटा, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, और इसे बना लेना इंपॉर्टेंट, क्योंकि एमसीक्यू बेसिस पे यहां से क्वेश्चन बनने के बहुत मेजर चांसेस हैं। अब यार देखो, मैं ना आपको एक ज्ञान दे रहा हूं जो मैंने ऑलरेडी आपको पहले दिया हुआ है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में दिया था, फिर से सुन लो वो ज्ञान, क्योंकि दोबारा से जरूरी है। साइड में दे रहा हूं, नोट मत करना, क्योंकि आपने ऑलरेडी नोट करा हुआ है। बेटा कोई अच्छा सा बच्चा मुझे बताएगा इकोनॉमी कितने टाइप की होती थी? 2 टाइप। वेरी गुड बेटा। एक होती थी ओपन, और एक होती थी, ये भी मजे ले रहा है, वो तो मजे लेके चले गई, ये भी मजे ले रहा है। अच्छा, एक होती थी ओपन और एक होती थी क्लोज। अगर आपको याद हो, क्लोज इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती थी जिसने अपनी बाउंड्रीज को क्लोज कर रखा है, मतलब वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रेड, और ओपन इकोनॉमी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रेड करी, इंडिया जैसे, राइट? अच्छा, क्लोज इकोनॉमी मैंने आपको बताया था 2 टाइप होते थे, एक होती थी 2 सेक्टर, एक होती थी, और ओपन वाली क्या होती थी, याद है बेटा आपको? अभी पहले बता दो, जब तक मैंने कुछ नहीं बोला अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं? 2 सेक्टर। जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला या कोई ऐसे वैल्यूज गिवन नहीं है जो 3 या 4 के है, तब तक आप हमेशा 2 सेक्टर ही अज्यूम करोगे, आपको अपने आप पता लग जाएगा कब 3 है कब 4 है, वो गिवन ही ऐसी चीजें होंगी, ठीक है ना? लेकिन अब मैं दोबारा बता रहा हूँ भाई, 2 सेक्टर अगर आपको याद है बेटा, 2 सेक्टर इकोनॉमी अगर आपको याद हो, एक ऐसी इकोनॉमी होती थी जहां पे 2 लोग होते थे। पहला एक होता था हाउस होल्ड, आपको याद है हाउस होल्ड क्या करता था? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या करता था? हाउस होल्ड कंजम्पशन करता है। और सेकंड यहाँ पे कौन होता था? फर्म। और फर्म क्या करता था? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। याद है बेटा आपको? अच्छा, 3 सेक्टर में कौन आता था? पहला ऑब्वियसली हाउस होल्ड जो कंजम्पशन करेगा, सेकंड कौन? फर्म जो इन्वेस्टमेंट करेगा, और थर्ड यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी आ जाता था, याद है ना? अच्छा, 4 सेक्टर में कोई बताएगा ओपन में क्या होता था? पहला कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो हाउस होल्ड करेगा, इन्वेस्टमेंट जो फर्म करेगी, थर्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और इसके साथ साथ नेट एक्सपोर्ट्स आएंगे जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड करते हैं। अब आपको एक चीज समझाऊं, बड़े मजे की बात है, आप अगर यहाँ पे नोटिस करो ना, 4 कंपोनेंट है ना, ये है जीडीपी एमपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड। याद है किसी को एक्सपेंडिचर मेथड? आशीष बेटा एक्सपेंडिचर मेथड सुना? गौरव पीछे मत दो, बस रुक जा बेटा। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दो गए बेटा। थर्ड नेट एक्सपोर्ट्स हो गया, फोर्थ एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, और लास्ट बता दे बेटा, आज तुझे पप्पी दे दूंगा मैं, लास्ट बता दे वैसे एक बार। डोमेस्टिक निकला, एक निकला, ओए होए, ओ भाइयो, कैपिटल फॉर्मेशन इज दिस, आपको ना लिखा था उसका नाम होता था ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, तो ये एक्सपेंडिचर मेथड से आप निकाल रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात? तो यही है, यही एडी का फॉर्मूला होता है, और एडी का फॉर्मूला बता रहा हूँ। 2 सेक्टर में एडी का फॉर्मूला होता है सी प्लस आई, 3 सेक्टर में फॉर्मूला होता है सी प्लस आई प्लस बी, और 4 सेक्टर में एडी का फॉर्मूला सी प्लस आई प्लस बी प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो टेक्निकली जो एडी है ना, वो आपका टोटल एक्सपेंडिचर निकल रहा है जीडीपी से। एक्सपेंडिचर मेथड से जो जीडीपी निकालते थे ना, वो यही है एग्रीगेट डिमांड। भाई जितना इकोनॉमी में डिमांड होगा उतना ही तो एक्सपेंडिचर होगा, वही तो जीडीपी आएगी, राइट? लेकिन अभी क्योंकि
हमने टू सेक्टर अज्यूम करा है, तो प्रसन्न जी टू सेक्टर में एडी का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, सी प्लस आई। क्या है बेटा फॉर्मूला? बस याद रखना, आपको पेपर में आ सकता है इनमें से कौन सा एडी का कंपोनेंट नहीं है इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी, और ऑप्शन चारों होंगे। याद रखना टू सेक्टर में दो ही है, एक तो सी और एक आई। क्लियर है? तो पहले तो कंपोनेंट्स की बात करें तो मैं पहले ही यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ बेटा, जो आपको याद रखना है अभी के लिए, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। सर ये क्या फॉर्मूला फिक्स है? बेटा नहीं, आपको क्वेश्चन में चेक करना है कि इकोनॉमी कौन से टाइप की है। गोपाल भाई अभी कौन से टाइप में है? टू सेक्टर में। कौन से टाइप में? थ्री सेक्टर में फॉर्मूला बदलेगा, फोर सेक्टर में फॉर्मूला और बदलेगा। न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करोगे तब आपको क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा कि वो टू सेक्टर का है, थ्री का है या फोर का है। क्लियर है? अभी हम करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। तो यहां पे याद रखना बेटा एडी के दो कॉम्पोनेंट सी एंड आई। सबसे पहले पहला लिखो, पहला कंपोनेंट है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसे हम डिनोट करते हैं सी से। ये क्या है बेटा? लिखेंगे इट रेफर्स टू दी एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमर गुड्स, या ब्रैकेट में हम जो पढ़ा था आपने फाइनल गुड्स के नाम से पढ़ा था, आपने याद है फाइनल गुड्स? लास्ट क्लास पढ़ाया था। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो फाइनल कंजम्पशन पर्पस के लिए होते हैं। इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमर गुड्स बाय द कंज्यूमर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है? इट इज द एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमर गुड्स बाय द कंज्यूमर। अब अगली चीज बेटा, ये जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है ना, अभी आप ये समझ नहीं पाओगे, बस अभी क्योंकि हम लिख रहे हैं इसके बारे में तो मैं लिखवा देता हूं। जो आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है वो दो टाइप का होता है। अभी आप लिख लो, समझाऊंगा बाद में। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितने टाइप का होता है? दो। आपने पढ़ा भी होगा वैसे, बट कोई नहीं, दो पार्ट में डिवाइड करना बेटा प्लीज इसको। वन एंड टू। एक होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और एक होता है इंड्यूस्ड कंजम्पशन। अभी आपके सर के ऊपर से जाएगा, मुझे पता है, आप नोट करिए, बस ज्यादा दिमाग मत लगाइए इसमें। फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रसन्ना जी एडी के कितने कंपोनेंट होते हैं बेटा? दो, क्योंकि अभी हम टू सेक्टर इकोनॉमी में है। दो कंपोनेंट कौन से बेटा? सी एंड आई। सी स्टैंड फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन करता है? हाउस होल्ड। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन करता है? फर्म। अभी मैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को डील कर रहा हूं बेटा। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो कंज्यूमर करते हैं फाइनल गुड्स पे। जो कौन करता है? कंज्यूमर करते हैं फाइनल गुड्स पे। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दो टाइप का होता है, एक होता है ऑटोनॉमस, एक होता है इंड्यूस। अब इसका मतलब क्या है छोड़ दो, यहां पे ना आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, मतलब चार लाइन, तीन से चार लाइन इसके बारे में लिखने के लिए। जब समझाऊंगा उसके बाद लिखवाऊंगा, और उसके बाद आप सीधा आ जाओ चार लाइन छोड़ के कंपोनेंट नंबर टू। कंपोनेंट नंबर टू पे आ जाओ। कंपोनेंट नंबर टू क्या बेटा? आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर लिखो। सेकंड लिखना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो कि कैसे डिनोट होता है बेटा? आई से लिखेंगे। इट रेफर्स टू दी expenditure on capital goods. It refers to the expenditure on capital goods by the producer. बेटा ये वो खर्चा है जो प्रोड्यूसर करता है कैपिटल गुड्स पे, यानी मशीन लाना या कोई इंटरमीडिएट गुड लाना, जो उसकी इन्वेस्टमेंट है, राइट। अगेन दोबारा से लिखेंगे,
लाइन के सेंटर में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और दो टाइप डिवाइड कर दो सेम, मर जा। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, बेटा दो टाइप डिवाइड कर दो फटाफट से। एक तो कर दो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, और एक कर दीजिए बेटा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। फिर से दो दो तीन तीन लाइन छोड़ देना। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, और एक साइड लिखेंगे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। दो दो तीन तीन लाइन छोड़ दो, बस खत्म। पहले बताओ क्या ये समझ आया? अभी मैंने ऑटोनॉमस इंड्यूस नहीं बताया, बट मैंने इतना बता दिया कि एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट होते हैं। और ऊपर लिख लो भाई साइड में, ये जो कंपोनेंट्स ऑफ एडी है ना, ये साइड में लिख लेना, ये किस में, इन टू सेक्टर मॉडल। अभी हम टू सेक्टर की बात कर रहे हैं। अब मैं बताना स्टार्ट करूं? वो आप पेन रख दो एक मिनट में। अब आपका काम नहीं, वो जब आपको सुनना है, और अगर आपने ढंग से सुन लिया तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी बेटा। अब मैं सारी चीजें ना, अभी फॉर्मूला क्या है, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, और सारी की सारी बातें मैं आपको एक शेड्यूल और एक डायग्राम से समझा दूंगा। बहुत ध्यान से समझना। यहां पे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं, रिलेशनशिप बिटवीन एडी, सी एंड आई। और सबसे पहले मैं शेड्यूल बना रहा हूं एक। अब पहला ना एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, बेटा इस चैप्टर में ना हमारा जो बेस रहेगा हर चीज को पढ़ने का, वो बेस है इनकम। वो बेस क्या है? पूरे चैप्टर में जब भी मैं बेस लूंगा, मैं इनकम को बेस लूंगा। हर बार जो भी बातचीत है वो इनकम से स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले मैंने बेटा इनकम ली। अब ध्यान से सुनना, कुछ अजम्पशन लूंगा और लेके चलनी पड़ेगी, वरना पढ़ नहीं पाओगे। इनकम के लिए दो अजम्पशन। कितनी अजम्पशन याद रखना? इनकम ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। हमेशा कहां से स्टार्ट होगी? जैसे आप सब हो भी बेटा, सारे बेरोजगार हो, एक आधा कोई एक्सेप्शनली, सारे घर वालों के टुकड़ों पे पल रहे हो अभी, एक आधे को छोड़ के एक्सेप्शनली, है ना, हम भी थे पहले। तो अभी इनकम जो है वो आपकी क्या है बेटा? जीरो। इनकम ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो एंड इट इंक्रीजेस विद अ कांस्टेंट रेट। समझ आया? अब आप दिमाग में आएगा सर ऐसा थोड़ी होता है, इनकम इंक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट कैसे होती है? सर हमारे वहां तो नहीं होता, हमारे तो सर 4 साल से फादर की इनकम कांस्टेंट है, सेम ही है, इंक्रीज ही नहीं हो रही। आप सर इंक्रीज करवा रहे हो एट अ कांस्टेंट रेट, ऐसा नहीं होता बेटा। अगर आप ऐसा अजम्पशन नहीं लोगे तो आप इसको स्टडी नहीं कर पाओगे। ठीक है, हम ना यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मल सेक्टर की बात करें, लेबर लॉज की बात करें। आपको पता है लेबर लॉज में लिखा होता है कि आपकी इनकम में इंक्रीज आना चाहिए एटलीस्ट हर 2 साल में, इन्फ्लेशन रेट के अकॉर्डिंगली। ये लेबर लॉज में लिखा है। अब आपको क्या समझाऊं, मैं थोड़ा ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज हो, आपको पता है आपके फादर की जो, अगर आपके फादर या तो गवर्नमेंट सेक्टर में या किसी फॉर्मल सेक्टर में ऑर्गेनाइज है, आपने अपने पापा की सैलरी स्लिप निकालना। सैलरी स्लिप में जब आप, वैसे तो देंगे नहीं, तो मैं मार मार और देंगे, निकालना, कहना पापा सर ने बोला एक बार दिखा दो। ठीक है, सैलरी स्लिप लेना। उसमें आप देखोगे कि जो सैलरी होती है ना, उसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं। एज ए सिंगल सैलरी इतना हजार ऐसे नहीं लिखा होता। सैलरी में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। आप टैक्स में पढ़ोगे इंटर में जाके, सबसे पहला आता है बेसिक पे। सबसे पहला क्या आता है? बेसिक पे। बेसिक पे एक अमाउंट होगा, उसमें ऐड होता है डीए। पता है किसी को डीए क्या होता है?
डियरनेंस अलाउंस। क्या होता है? डियरनेंस अलाउंस। टैक्स में पढ़ोगे आप सारी चीजें, और इतनी डेप्थ में पढ़ोगे आप दिमाग खराब हो जाएगा। तो बेसिक पे हो गया। फॉर एग्जाम्पल किसी की सैलरी 50,000 है, तो वो 50,000 कैसे होगी? उसका कॉम्पोनेंट डिवीजन होगा। बेसिक पे होगा 10,000 रुपए, डीए का कॉम्पोनेंट होगा 25,000 रुपए। उसके बाद आता है अलाउंसेस। क्या आता है उसके बाद? अलाउंसेस। उसके बाद आता है परक्विजिट्स, जिसे आप पढ़ोगे, राइट? 4-5 कॉम्पोनेंट होते हैं, मल्टीपल। जो डीए होता है ना, डियरनेस अलाउंस, आपको पता है वो क्यों दिया जाता है? डियरनेस अलाउंस देने का एक ही पर्पस होता है, ये सैलरी में इकलौता वेरिएबल फैक्टर होता है जो इंक्रीज होता है इन्फ्लेशन के साथ। मतलब पहले क्या होता था? पहले बेसिक पे होता था, अलाउंस होता था, परक्विजिट होता था, सैलरी बन जाती थी। एक बार सरकार आई, सरकार ने बोला एक बात बता, तो अपने एम्प्लॉय की सैलरी जो ना वो 10 साल से 20,000 रुपए रखे बैठा है। एक बात बता, कंट्री में क्या इन्फ्लेशन नहीं हो रहा? चीजों के प्राइसेस बढ़ रहे हैं ना, तो यार उस बढ़ते रेट से आपको सैलरी को भी तो बढ़ाना पड़ेगा। तो सरकार ने ना एक कंपोनेंट इंट्रोड्यूस कर दिया, डीए, डियरनेस अलाउंस, और उसका मेन पर्पस ये होता है कि इन्फ्लेशन को मैच करना। आप नोटिस करना, जितना भी इन्फ्लेशन होगा, अगर आप फॉर्मल सेक्टर में हो, इनफॉर्मल में तो डीए होता भी नहीं होगा शायद, और होता भी होगा तो इन्फ्लेशन से कम होता होगा, लेकिन जितने भी गवर्नमेंट या फॉर्मल सेक्टर है उसमें बेटा डीए जो है ना वो हमेशा इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा होता है। मतलब अगर आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन हर साल 6% से बढ़ रहा है, तो आपकी सैलरी हर साल 6 से ज्यादा परसेंट से बढ़नी चाहिए। ये एज पर रूल्स है, लेकिन ये सिर्फ फॉर्मल सेक्टर में ही लगता है। अगर आपके फादर किसी इनफॉर्मल या प्राइवेट जॉब में, तो हो सकता है ऐसा नहीं हो रहा हो। बात समझ आ रही है? तो डीए का एक कॉन्सेप्ट होता है। अब पॉइंट क्या है, यहाँ पे हम अजम्पशन लेके चलेंगे। इनकम स्टार्ट होगी कहां से? जीरो से, और वो इंक्रीज होगी ऑलवेज एट अ कांस्टेंट रेट। ये अजम्पशन लेके चलना पड़ेगा, राइट? प्रैक्टिकली हो सकता है कुछ का होता हो, कुछ का नहीं होता हो, बट यहाँ पर अज्यूम करेंगे सबका होगा। तो इनकम का रूटीन हमेशा जीरो, फिर ये स्टार्ट होगा 100, 200, 300, एंड लास्ट क्या हो गया बेटा? 400। मतलब ऐसे चलता रहेगा। हर बार कितने से बढ़ रही है? देखो, अरे एक बार इनकी हरकतें देखो। अबे काका, ओ काका, थम जा थोड़ा। और ये देख लो ये किस नाम से मैसेज कर रहा है। अगर इसका असली नाम होता ना, इसका काका, तो मैं बना देता आज। ठीक है, इनकम क्लियर है? स्टार्ट होगी फ्रॉम जीरो, इंक्रीज होगी ऑलवेज एट अ कांस्टेंट रेट। अच्छा, अब ध्यान से सुनना बेटा, सेकंड में बना रहा हूं कंजम्पशन। सेकंड क्या बना रहा हूं? अब पहली एक बात सुन लो, रिया जी से याद रखना, कंजम्पशन हमेशा डराइव होता है फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन। बेटा पेपर में जब भी आप कंजम्पशन निकालोगे, कंजम्पशन हमेशा ड्राइव होगा फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन। अब प्रश्न आप कहोगे सर ये क्या होता है? तो बेटा ये तो मैंने आपको भी पढ़ाया नहीं है, ये तो अभी छोड़ दो। लेकिन मैं पहले बता रहा हूं, एग्जाम में जब भी आप कंजम्पशन निकालोगे तो वो कंजम्पशन निकलेगा फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन। कैसे निकलता है? गोली मारो, फंक्शन होता है बस, कुछ से निकलता है। अभी अगला टॉपिक आएगा हमारा, एक मिनट बेटा। ऑनलाइन वाले बच्चे मीटिंग रिज्वाइन करो, काका आप भी। हाँ जी, सॉरी। हाँ जी, सॉरी। नहीं, वो 12 बजे जाना है यार, अभी चल रही है उनकी क्लास। ऊपर जाना है बेटा, एक ना एक दिन तो सबको। हमें भी जाना है ऊपर। हाँ जी, वापस से कनेक्ट करो सर। इस पूरे चैप्टर में संजीत भाई बेस किसको लेना है? इनकम। इनकम स्टार्ट होगी फ्रॉम जीरो, इंक्रीज होगी एट अ। अच्छा, अब मैं बना रहा हूं कंजम्पशन। तो पहला रूल, कंजम्पशन हमेशा डराइव होगी फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन। एक इक्वेशन सी दी होगी, उस इक्वेशन से ड्राइव होगी। वो इक्वेशन क्या है बाद में बताएंगे, लेकिन अभी मैं अज्यूम कर रहा हूं कि कंजम्पशन फंक्शन इज नॉट गिवन। कंजम्पशन फंक्शन इज, अगर कंजम्पशन फंक्शन मान लो नहीं दिया, तो बेटा कंजम्पशन का होता है जनरल बिहेवियर। क्या होता है? अब वो जनरल बिहेवियर याद रखना क्या होता है। व्हेन इनकम इज जीरो, कंजम्पशन इज मिनिमम। कंजम्पशन इज, जैसे अभी आप कुछ नहीं कमा रहे, तो बेटा आपकी कंजम्पशन मिनिमम होगी। मिनिमम एज हो सकता है किसी की ज्यादा हो, किसी की कम, लेकिन मिनिमम एज आप अपने फादर्स पे कोई एक्स्ट्रा बर्डन तो नहीं डालोगे। अपनी इच्छाएं थोड़ी पूरी करवाओगे जो अननेसेसरी वाली है। आपको वैसे लगेगा कि
जब हम कमाने लग जाएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं होता बेटा। जब आप कमाओगे तो पता ही नहीं चलता, फिर तो आप खर्चा करना बंद कर दोगे। बट पॉइंट इज कि अभी जब आप कमा नहीं रहे तो क्या आप अपने फादर या मदर्स पे बर्डन डालते हो कि मुझे ये भी चाहिए, भी आपको लगता है यार जितना कर रहे हो उतना बहुत सफिशिएंट है, पढ़ाई वढ़ाई करवा दी हमारी। तो एक काम करते हैं, जब हमारी इनकम जीरो है तब हम कंजम्पशन को क्या रखेंगे, मिनिमम। कंजम्पशन को क्या रखेंगे, मिनिमम। तो बेटा यहाँ पे मैंने अज्यूम करा 100। फिर से अब आपके दिमाग में सर 100 है, 100 नहीं, नॉर्मल 100। और जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन इंक्रीज होगी, बट एट अ स्लोअर रेट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन बढ़ेगी, बट एट अ स्लोअर रेट। मतलब इनकम बढ़ी 100 से, और जो आपकी पहली सैलरी आएगी ना, हो सकता है आप दबा के उड़ा दो। मम्मी को गिफ्ट, पापा को गिफ्ट, बहन को गिफ्ट, भाई को गिफ्ट। वैसे तो बहन को गिफ्ट चलो दे दिया, थोड़ा डोनेशन गरीबों का भला भी करना चाहिए, मान लो दे दिया। अच्छा, अब एक बात, सेकंड सैलरी आई, फिर दोबारा गिफ्ट बांटोगे? अब नहीं बांटोगे, अब अपने लिए कुछ लोगे, राइट। सेकंड सैलरी गई, थर्ड सैलरी उड़ाते रहोगे। जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी आप कंजम्पशन करोगे, बट कंजम्पशन का लेवल कम होता रहेगा और इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग्स का लेवल बढ़ता है। यार जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट करा था ना, मेरे फर्स्ट बैच में ना 3 बच्चे थे, और मुझे याद है मैंने फर्स्ट ईयर सिर्फ 3 बच्चे पढ़ाए थे और मुझे मिलते थे 1500 रुपए पूरे साल। मतलब महीने के 1500 रुपए, पूरे साल तक 1500 रहे। और उस टाइम में बड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया था कि यार क्या हो रहा है, ऐसे क्या क्या नहीं पढ़ा रहे अपन, मेहनत कर रहे हैं, राइट। अब उस टाइम पे जब 1500 रुपए मेरे हाथ में आ रहे थे तो मैं दिमाग से सोच सकता हूँ सेविंग, सोच सकता हूँ इन्वेस्टमेंट। पहली सैलरी में मम्मी को लेके गया, मम्मी ने ही पूरी सैलरी कंज्यूम कर दी। सेकंड में पापा, थर्ड में भैया बहन, फिर सब आके, अपने लिए कुछ करा नहीं। लेकिन जब सेकंड ईयर आया और सेकंड ईयर वो 1500 से 15000 हो गया, राइट। अब 15000 हुआ तो मैंने कंजम्पशन थोड़ी बढ़ाई, लेकिन अब मैं क्या सेविंग का सोच सकता हूँ? यस, थोड़ा सोच सकता हूँ, 1000, 2000, 3000। अगले साल 15000 वो हो गए 50000। अब क्या मैं कंजम्पशन का लेवल सेम मेंटेन करूंगा? तो भाई कंजम्पशन जो है वो तो लिमिटेड रहेगी ना। और लेवल किसका बढ़ेगा? सेविंग एंड इन्वेस्टिंग का। अगले साल मेरी सैलरी 1 लाख हो गई, तो बेटा एक बात बताओ, क्या मैं कंजम्पशन डबल कर दूंगा सीधा? नहीं, कंजम्पशन तो वही रहेगा, हो सकता है थोड़ी बढ़ जाए, लेकिन किसका लेवल बढ़ेगा? सेविंग। बात समझ आ रही है? क्लियर है एकदम? क्लियर है ना? तो बेटा याद रखना, इनकम ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो, और जीरो लेवल पे कंजम्पशन क्या रहता है? मिनिमम। और जब इनकम इंक्रीज करती है एट अ कांस्टेंट रेट, तब कंजम्पशन इंक्रीज करती है बट एट अ स्लोअर रेट। मतलब अब ना ये बढ़ेगा, मान लो 80 से, 80 से बढ़ा, अब अगली बार बढ़ेगा 70 से, कितना हो गया? अगली बार बढ़ा 50 से, कितना हो गया? अगली बार बढ़ा 40 से, कितना हो गया? अगली बार बढ़ा 10 से, कितना हो गया? आप देखो कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है बट एट अ स्लोअर। और मैं फिर से बता रहा हूं, ये बेटा क्या है? ये जनरल बिहेवियर है, कंजम्पशन फंक्शन है। ये जनरल बिहेवियर है। अगर पेपर में कंजम्पशन फंक्शन दिया है तो मैं गारंटी लिख के दे रहा हूं कि ऐसा हो या ना हो, जरूरी नहीं है। अगर कंजम्पशन फंक्शन दिया है तो जरूरी नहीं है कि ये शो होगा। भाई हो सकता है ना कुछ ऐसे बंदे हो जो जितनी इनकम बढ़ रही है दबा के खर्चा कर रहे हैं, सेविंग को दिमाग में, सेविंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं, ऐसे बंदे होते हैं ना। और कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो जितनी इनकम बढ़ रही है कंजम्पशन साले बढ़ा ही नहीं रहे, सेविंग ही सेविंग कर रहे हैं, कंजम्पशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्या ऐसे बंदे एग्जिस्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं ना। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर पेपर में कंजम्पशन फंक्शन गिवन है तो बेटा रिलेशनशिप कुछ भी हो सकता है, आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। ये रिलेशनशिप जो इंक्रीज बट एट अ स्लोअर रेट है, ये कब एग्जिस्ट करेगा? व्हेन कंजम्पशन फंक्शन इज नॉट गिवन, व्हेन कंजम्पशन फंक्शन इज नॉट। बात समझ आ रही है? एक बार दोबारा रिपीट करें बेटा, इस पूरे चैप्टर में अपन बेस किसको लेंगे? इनकम। बेटा इसको ना दिमाग में बिठाओ, इनकम ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड इंक्रीजेस एट अ, व्हेन इनकम इज जीरो कंजम्पशन इज मिनिमम, एंड व्हेन इनकम इंक्रीजेस एट अ कांस्टेंट रेट कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस बट एट अ स्लोअर रेट। लेकिन ये स्लोअर रेट से तभी फॉलो होगा व्हेन कंजम्पशन फंक्शन इज नॉट गिवन। अगर कंजम्पशन फंक्शन गिवन है तो कंजम्पशन इंक्रीज हो सकती है स्लोअर रेट से, कंजम्पशन इंक्रीज हो सकती है फास्टर रेट से, एंड इवन कंजम्पशन इंक्रीज हो सकती है एट अ कांस्टेंट रेट। फंक्शन दिया है तो कुछ भी हो सकता है जैसा फंक्शन बोल रहा है। जब मैं फंक्शन बता दूंगा ना तब आपको और अच्छे से समझ आएगा, पर जनरल बिहेवियर समझ आया? पक्की बात बेटा? किसी को कोई डाउट यहां तक? तो ये फंक्शन तो गिवन है नहीं, तो यहां पे हम ऐसे लिख लेते हैं, ये कंजम्पशन का क्या है? जनरल बिहेवियर। और ये कब फॉलो होगा? व्हेन कंजम्पशन फंक्शन इज। अब देखो आ जाओ बेटा इन्वेस्टमेंट पे, अभी आपके सारे आंसर मिल गए, 5 मिनट बस इसको कंप्लीट कर दो, अभी आपको अपने सारे आंसर मिल जाएंगे।
ये इन्वेस्टमेंट आया। सबसे बढ़िया बात याद रखना, इन्वेस्टमेंट हमेशा रहेगा कांस्टेंट। क्या रहेगा इन्वेस्टमेंट हमेशा? अब आपके दिमाग में सर ऐसा थोड़ी होता है, इकोनॉमी में तो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं सर, हमारी ना एसआईपी चलती है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, हर महीने ज्यादा ज्यादा बढ़ता रहता है, तो इन्वेस्टमेंट का लेवल तो बढ़ना चाहिए। एक मिनट में आंसर खत्म कर दूंगा बाद में, अभी के लिए इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा? कांस्टेंट। मतलब अगर आपने पहला लगा दिया 100, तो बेटा हर लेवल पे क्या रहेगा? सर आप सारी वैल्यू 100 की ले रहे हो बेटा, मुझे मजा आ रहा है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, यहाँ पे कोई लॉजिक मत ढूंढो, अच्छा ये 100 से बढ़ाया तो वो 100 ना, कुछ भी ले रहा हूँ, 200 लेना है 200 ले लो, हर बार कांस्टेंट रखना, कोई दिक्कत? अब बेटा क्या आप मुझे एडी निकाल के दिखाओगे? प्रसन्ना जी एडी का फॉर्मूला क्या होता था बेटा? सी प्लस आई। सी तुम्हारा फेवरेट है हमेशा? यस सर। इतने अश्लील बच्चे हो ना। अबे चुप रहो तुम। कितना हो गया? कितना? फिर कितना अच्छा लग रहा है ना बोलने में तुम्हें, जैसे बड़ी बहुत तगड़ी कैलकुलेशन सॉल्व कर। सही है ना? पहले बताओ यहां तक क्लियर है? पक्की बात? अब एक काम करते हैं, इसके आगे की बातचीत ना ऊपर से स्टार्ट करते हैं। क्लास खत्म नहीं हुई है, बस एक 5 मिनट का पॉज, गोली की तरह ऊपर पहुंच जाओ और ऊपर पहुंच के सेटल हो जाओ। 2 मिनट में आ रहा हूँ बेटा, मीटिंग एंड कर रहा हूँ 2 मिनट में। 5 मिनट का ब्रेक है, बस 5 मिनट ब्रेक। जैसे ही ग्रुप पे मैसेज आएगा प्लीज मीटिंग को रीजॉइन करिएगा, इस वाली क्लास में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो हम ऊपर वाले रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। बस 5 मिनट्स का ब्रेक है, क्लास को आप जो है रीजॉइन करना जब मैं ग्रुप पे मैसेज डालूंगा तब। आराम से भाई, आराम से, अल्लाह ने। नहीं सर कोई नहीं, नहीं सर कोई नौ, नहीं नहीं सर 9 बजे एग्जैक्ट। 9 to 11 ना सर, ये तो यूज नहीं करेंगे ना। सर वो एक और बार लगाएंगे। पीछे बैठो। नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम। ऊपर। अरे होली चाइल्ड वाले बच्चे पीछे ही नहीं छोड़ते। होली चाइल्ड तो मेरी ऐसी किस्मत में लिखा हुआ है ना। हाँ चलो। कंजम्पशन बढ़ेगी, पर आपने कहा कंजम्पशन नहीं दे रहा, हाँ यूजिंग रेट से बढ़ेगी। हाँ पर सर ऐसे होता नहीं है, लोगों को खर्चे तो ज्यादा ही पड़ जाते बेटा, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। देख, मेजोरिटी में ना, मेजोरिटी में जब तेरी इनकम बढ़ेगी, अगर मैं नॉर्मल केस ले रहा हूँ, जब तेरी इनकम बढ़ेगी ना, तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है ना, सेम रेट से कंजम्पशन नहीं बढ़ता बेटा। अब मान ले तेरे फादर अभी 50,000 रुपीज कमा रहे हैं, तो तू 30,000 रुपए कंज्यूम कर रहा है, मान के चल, और 20,000 रुपए सेव कर रहा है, ठीक है। अब तेरे पापा की सैलरी 50,000 से 1 लाख हो गई, कंजम्पशन 30,000 से 60,000 कर देगा? नहीं भाई, रोटी तो 2 खाता था, 2 ही खाएगा। चल मान ले 2 से 3 कर दी, कंजम्पशन थोड़ी बढ़ा दी, लेकिन इनकम डबल होगी तो कंजम्पशन डबल थोड़ी हो जाती है। सर एक बात बताओ, कंजम्पशन थोड़ा बढ़ती है, बट प्रोपोर्शनेटली कम बढ़ती है। तो आप इनकम के पर्सपेक्टिव में देख, इनकम के पर्सपेक्टिव में जय, अब तू 1 लाख रुपए कमा रहा है, तेरी सैलरी 1 लाख से 10 लाख हो गई। 1 लाख जब कमा रहा था तू 50,000 रुपए उड़ा रहा था,
जब 1 लाख से 10 लाख होगी तो कंजम्पशन भी 10 टाइम्स बढ़ा देगा क्या? तो कंजम्पशन बढ़ाए, थोड़े शौक पूरे करेगा, डबल कर देगा, लेकिन ज्यादा फोकस तेरा सेविंग पर रहेगा। अब अंबानी है, अंबानी जितने पैसे कमा रहा है, जैसे मैं हूं, मैं मान ले 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, मैं 80% कंज्यूम करता हूँ, ठीक है। अंबानी 10,000 करोड़ कमा रहा है, तुझे लगता है 80% कंज्यूम करता है? उसका 1% में ही सारी कंजम्पशन हो जाती होगी। जब आपकी इनकम बढ़ती है ना, तो सेविंग का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है और कंजम्पशन आप कम करते हो। यार वो चीज आ जाती है, लेकिन यहाँ पे ना, यहाँ पे हम कंजम्पशन को इतना ड्रास्टिकली नहीं बढ़ा रहे कि आप लग्जरी पे चले जाओ। इतनी ड्रास्टिक नहीं बढ़ रही, 1 लाख से अगर तेरी सैलरी 1.5 लाख हो गई तो तुम लग्जरी पे चले। लेकिन यह कि कंजम्पशन को इतना बढ़ाएगा नहीं, कंजम्पशन नॉर्मल रहेगी, 2 रोटी खाता है 2 ही खाएगा, ज्यादा ज्यादा बटर लगा लेगा उसमें। भाई मार रहा है, भाई कौन ही मार रहा है मेरे को? बेटा पीछे घुस जा, आशीष, आशीष पीछे घुस जा, पीछे स्टोर रूम में चला जा। मुझसे मार दूंगा। इसकी लाइट्स तो ऑन करो। हेलो मैम, ये वाईफाई का पासवर्ड क्या है जो ये 5G वाला है? सॉरी दोबारा बोलना। कंटिन्यू दिखा रहा है।